हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 20 अगस्त को सीटेट का एग्जाम हुआ है और उसकी आंसर की को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और ये पेपर फर्स्ट के आंसर की को डिस्कस करेंगे। अच्छे से एक एक प्रश्न को मिला लीजिएगा और एक बार चेक कर लीजिएगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। एक एक प्रश्न को बेहतर रूप में समझ लीजिएगा। ये जो पेपर का कोड है भैया, कोड नंबर सी है। हाँ, हो सकता है आपका कोड डी हो या फिर कोई अन्य हो, तो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही रहेंगे। तो पहले एक एक प्रश्न के आंसर को देख लेना, उसके बाद अपने आंसर की के माध्यम से, अपने पेपर के माध्यम से अपने आंसर की को आप मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाल विकास के क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने के लिए आवश्यकता होती है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मान लीजिए कि कोई आपके क्लास में बालक है, आप कौन सा ऐसा प्रश्न करोगे कि अपनी सोच पे वो एक तरीके से विचार कर पाए। ठीक है, अगर आप उसे कहते हो आप क्रिया को वर्तमान में कैसे बदल सकते हैं, तो ये तो डायरेक्ट हो गया। ये एक तरीके से हम नहीं कह सकते कि वो अपनी सोच पर विचार कर रहा है। ठीक है, कक्षा की शुरुआत से लेकर वो कैसे कैसे क्रियाओं का प्रयोग कर रहा है, इसे हम कहेंगे कि वो अपनी सोच पर विचार विमर्श कर रहा है। तो इसका भैया सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या, तो आप इसको बी कह लो या सेकंड ऑप्शन कह लो, ये इसका राइट हो जाएगा। तो अपने पेपर कोड के माध्यम से एक बार आंसर अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब एक अगले प्रश्न को देखो। क्वेश्चन नंबर इसमें कोड सी, पेपर सी में आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि देखो ध्यान समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। कोई बालक क्लास में फेल हो गया, उसका इंटरनली भैया क्या रीजन हो सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है भैया, पढ़ा लिखा नहीं होगा, यानी अपने पेपर के दौरान पढ़ा नहीं होगा। तो स्वाभाविक सी बात है मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैं पर्याप्त पढ़ाई किया ही नहीं। तो डी फोर डेनमार्क विल बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका सेकंड का क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर फोर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अपने अपने पेपर कोड के माध्यम से इस प्रश्न को भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये रूढ़िवादिता वाला प्रश्न है, बच्चे बहुत गलत भी इसमें किए होंगे, तो अच्छे से प्रश्न को समझिएगा। बहुत कम उम्र में दुनिया भर के अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां जो है गुड़ियों के साथ खेलना पसंद करती हैं और जो लड़के हैं भैया वो कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। इसका रीजन क्या दे रहा है, कारण क्या दे रहा है कि भैया जो बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षा के आधार पर एक लड़की लड़कों के लिए क्या उपयुक्त माना जाए, इसके बारे में वो जानकारी व्यवस्थित करते हैं, उन्हीं के अनुसार भैया व्यवहार भी करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप शुरुआत में गर्ल्स को बोलो कि भैया तुम लाल कपड़ा पहनो बिकॉज तुम गर्ल हो, तुम लड़के हो, ऐसा करो तुम कुर्ता पजामा पहनो, तो स्वाभाविक सी बात है जो वहां की कल्चर होगा, नेचर होगा, जहां के लोग कहेंगे बालक वैसा ही करेंगे। तो यहाँ पे कारण और यहाँ पे एक तरीके से कथन और कारण दोनों सही हैं। यानी यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे फोर ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और जो आपका रीजन है, जो आपका कथन है, वो बिल्कुल एक ही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर ऑप्शन विल बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी एक बार अपने हिसाब से मिला लीजिएगा दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फोर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ये प्रश्न कट रहे हैं पर आप एक बार पेपर दिए तो अनुमान तो आपको लग ही गया होगा कि कौन से क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इस प्रश्न को एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं कि किस आयु के बच्चे किस आयु में के बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं। ये मुझे लग रहा है नया प्रश्न है अभी तक के सीटेट का। यानी साफ साफ कहने का मतलब है भैया वो कौन सी उम्र है जिसमें बालक चुटकुले समझें, जिसमें बालक पहेलियां पजल्स को समझ जाएं। तो स्वाभाविक सी बात है कि सर जी वो 3 वर्ष का बालक बिल्कुल भी नहीं, 7 वर्ष का हो सकता है, 12 वर्ष का भी हो सकता है और 1 वर्ष का भी हो सकता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन किसके साथ जाएगा, जो बालक 7 वर्ष में जाएंगे। एक होता संवेदीय पेशी, एक होता पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद जो संक्रियात्मक जो प्रारंभ होता है सर हम कह सकते हैं 7 से 12। तो एक 7 से 12 उम्र का बालक थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी आ जाती है, थोड़ा बहुत पजल को समझने लगता है, चुटकुले समझने लगता है, चुटकुलों के हिसाब से वो अपना प्रतिक्रिया देने लगता है। तो ये 7 वर्ष हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आइए बात करें अगला। ये देखो कोहलबर्ग का यहाँ पे आलोचना की गई थी जब आपने थ्योरी पढ़ाए थे, कई बार बीएड की कक्षाओं में बताए थे कि कोहलबर्ग का इसीलिए बहुत विरोध किया जाता है क्योंकि ये नारीवादी दृष्टिकोण से इनका न्यून विचार है बिल्कुल। तो यहाँ पे हम कि फोर विल बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे नारीवादी दृष्टिकोण से इनकी आलोचना करते कौन, तो कैरल गिलिगन साहब करते हैं। ये पॉइंट समझिएगा। ठीक है, गिलिगन साहब कहते हैं, ये क्वेश्चन को भी समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, अधिगम के लिए आकलन
असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है फीडबैक की बात करेगा, स्वाभाविक सी बात है प्रतिपुष्टि की बात करेगा, तो ए ऑप्शन विल बी राइट हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो यहां पे सोशलाइजेशन का पूछ रहा है कि शैशवावस्था में सामाजिकरण, तो सामाजिकरण जो है भैया संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती हैं, जबकि बाल्यावस्था में स्वाभाविक सी बात है शैशवावस्था में सामाजिकरण प्राथमिक होती हैं और जैसे जैसे बाल्यावस्था में जाते हुए माध्यमिक हो जाती हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, कहोगे सर 4 हो जाएगा। ये जो पेपर है भैया वो आपका सी कोड का है और आपका कोड अलग हो सकता है, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, तो अपने अनुसार मिला लीजिएगा, बिल्कुल जो चीजें हैं सही आपको बता रहे हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया है क्या सर, अक्षरों की बनावट, शेपों की बनावट, लिखावट सर। तो स्वाभाविक सी बात है यह एक तंत्रीय विकार है, यह एक क्या है सर, तंत्रीय विकार है जिसमें अक्षरों और आकारों की बनावटी में कठिनाई आती है, उसको बालक बना नहीं पाते। डिसलेक्सिया की बात करता तो जैसे चाय को साय पढ़ रहे हो, डिसकैलकुलिया का बात करता तो मैथमेटिक्स संबंधी प्रॉब्लम होती, डिस्ग्राफिया की बात कर रहा है तो अक्षरों को बना नहीं पा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए सही हो जाएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 का, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें एक तरीके से असमान रूप से तीव्र गति से पाठ्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ाता वो क्या कहलाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, विसर्जन तो कहलाएगा नहीं, बेभेदित आप कर नहीं सकते, स्वाभाविक सी बात है त्वरण या फिर गतिवर्धन कहलाते हैं। इसका ए विल बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए बात यहां पर यदि हम लोग करें क्वेश्चन नंबर 10 की, कि शिक्षक को समावेशी कक्षा की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए। एक ऐसा शिक्षक है जो इंक्लूसिव एजुकेशन का टीचर है या फिर इंक्लूसिव क्लासरूम में पढ़ा रहा है, उसे क्या करना चाहिए, पाठ्यचर्या के अनुकूल करे, बिल्कुल बात सही है, वो ऐसे पढ़ाए कि बिल्कुल करिकुलम के हिसाब से चले, बिल्कुल बात सही है। विविध दृष्टिकोण को अपना सकता है, तरह तरह के बालक है, कोई आंख से नहीं देख पा रहा, कोई पैर से अच्छे से नहीं चल पा रहा है, कोई कोई बोल अच्छे से नहीं पा रहा, आंशिक रूप से सब बाधित हैं, तो विविध प्रकार के दृष्टिकोण आप अपनाइए, बात बिल्कुल सही कह रहा है। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रह को चेक करें, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो विकलांग बच्चे हैं एक अध्यापक का उसके प्रति नजरिया शून्य है, तो ये जांच कर सकता है। विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, अरे बड़ा प्यारा प्रश्न है और इसी को कहेंगे सर यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। विविधता कभी बाधा नहीं होती, डायवर्सिटी कभी बाधा नहीं होती। अगर एक रास्ते बंद हो रहे हैं 1000 रास्ते ओपन हो जाएंगे सर, तो विविधता के बाधा के रूप में देख रहा है, इससे उसको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। तो भैया 1, 2 और 3 ऑप्शन यहाँ पे राइट है, तो कहोगे सर 4 विल बी राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हार्वर्ड गार्डनर को 100 टाइम आपको पढ़ा चुके हैं कि हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए। प्रमुख रूप से भैया हम 9 प्रकार की बात करते हैं, पहले 7 थी, मूल रूप से 2 जोड़ दी गई, कब 1998 में और 2000 में 2 बुद्धि जोड़ी गई, ठीक है। अब कह रहा है कि एक फिलोसफर है, अब बताओ बाबू जो फिलोसफर है वो अंतःवैयक्तिक होगा कि अंतर्वैयक्तिक होगा। स्वाभाविक सी बात है जो फिलोसफर होते हैं स्वयं के विचारों को उत्पन्न करते हैं, स्वयं के चिंतन मनन करते हैं, तो वो क्या है, तो अंतःवैयक्तिक है। और मूर्तिकार के पास दिक् स्थान, तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न को देख लीजिएगा बाबू। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना, समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना, तो क्वेश्चन नंबर 12 का 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को देख लीजिएगा, ठीक है। विद्यार्थी को सीखने की शैलियों में विविधता, देखो प्रश्न कैसे कह रहा है कि विद्यार्थी की सीखने की शैलियों में विविधता, अब इसका ऑप्शन देख लीजिएगा, उपेक्षा कभी नहीं करना चाहिए, ये अवरोध के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, के दौरान ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भी बात गलत है। तो यहां पे स्वाभाविक सी बात है एक ऑप्शन निकल के आ रहा है, 13 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना चाहिए और मानव विविधता को प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो 13 का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन विल बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे कथन और एक तरीके से कारण वाला प्रश्न है, इस प्रश्न को एक बार आप भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन समझ लीजिए थोड़ा सा। शिक्षार्थियों के बीच क्रिटिकल थिंकिंग को सुगम बनाने और भैया शिक्षक को उन्हें विविध परिस्थितियों में विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए, बात बिल्कुल यहां पे सही कह रहा है। अब इसका कारण सुनिए, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग और रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग उसमें बढ़ती है, समृद्धि होती है, बात यहां पे दोनों सही कह रहा है, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की बिल्कुल अच्छे से व्याख्या कर रहा है। तो आप कहोगे सर जी ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा, यहां पे 4 विल बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लें।
बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से कब सीखते हैं? 100 टाइम आपको बता चुके हैं। सजी जटिल से बिल्कुल बात गलत है। मनोवैज्ञानिक तरीका होता है सामान्य से विशिष्ट की तरफ। सबसे पहले उनको क बनाना सिखाइए, उसके बाद उनको व्याकरण सिखाइए, तो सामान्य से हम लोग विशिष्ट की तरफ चलते हैं। 15 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेव वाइगोस्की सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के प्रवर्तक देने वाले। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के संकलात्मक योग्यता में विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या? सामाजिक अलगाव। पूरा इनका सिद्धांत ही सामाजिक एकरूपता पे जोर देता है, अलगाव की बात बिल्कुल भी नहीं करेगा। मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं भाई, स्टैंडर्डाइज करिकुलम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मूर्त पुरस्कार की बात बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन यहां पे आपका जो पीयर ग्रुप है, जो आपके साथी समूह हैं, उनके साथ बिलीव करते हैं आपके लिए वाइगोस्की, तो भैया पीयर ग्रुप पे आप लगाइएगा। सहकर्मी अगर आप लगाएं तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए एक बार आप मिला लीजिएगा कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कमेंट में वो भी बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, 17 की बात करें। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक प्राइवेट स्पीच, लाखों बार आपको बता चुके हैं कि प्राइवेट स्पीच है क्या? एक बालक जब अपने कार्यों को नियमन प्रदान करने लगे, अपने कार्यों को, जैसे मान लीजिए रूपा नाम की गर्ल है, या मान लीजिए यहां पे प्रियंका नाम की गर्ल है, और भैया वो अपने कार्यों को अलमारी में कपड़े लगाते समय वो ये कर रही है कि भैया नीला कपड़ा आगे, पीला कपड़ा पीछे रहेगा। तो स्वाभाविक सी बात है प्रियंका कर का रही है, अपने कार्यों को नियमन दे रही है। स्वाभाविक सी बात है सर, यहां पे बी ऑप्शन विल बी राइट हो जाएगा। काल्पनिक दोस्त नहीं है, प्रियंका काल्पनिक दोस्त नहीं बना रही है, बिल्कुल स्टैटिक दोस्त बना रही है, और कहने का साफ साफ मतलब अपने कार्यों को नियमन देने का प्रयास कर रही है। तो यहां पे सेकंड ऑप्शन विल बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ यहां पे समझिएगा, कोई भी दुनिया की गर्ल हो अगर अपने कार्यों को नियमन दे रही है, स्वाभाविक सी बात है भैया वो इनर स्पीच कर रही है अकॉर्डिंग टू लेवाइगोस की। ठीक है, चलो बात यहां पे करें हम। 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि बटन जिंदा है। अरे भाई पापा हट जाओ, ट्रेन आ रही है, पापा हट जाओ, गाड़ी आ रही है। स्वाभाविक सी बात है बालक एनिमिज्म की बात कर रहा है, बालक जीववाद की बात कर रहा है। जीन पियाजे के अनुसार ये उनका एक शब्द है एनिमिज्म, और भैया ये आपका जीववादी चिंतन कर रहा है बालक। स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे 4 विल बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 19 की बात करें, सब चीजों को पढ़ाए चुके हैं बीएड से लेकर सीटेट तक। जो बच्चे ढंग से पढ़ोगे इसमें 30 में आउट ऑफ 30 लेके आएंगे। निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थी विशिष्ट विशेषता कौन सी होती है? एक प्रकार की विकार की बात कर रहा है। स्वाभाविक सी बात है अगर संवाद कौशलों का उच्च स्तर, ये तो भैया विशिष्ट बालक की पहचान नहीं है। कल्पना और तथ्यों को अलग करना, बिल्कुल बात सही है, ये भी कोई विशिष्ट बालक की पहचान नहीं है। उन्नत सामाजिक भावनात्मक का परस्परिक उपयोग करना, यह भी कोई विशिष्ट बालक की पहचान नहीं है, ये सामान्य बालक भी कर सकते हैं। लेकिन बार बार एक के बात को दोहराना, यह कोई विशिष्ट बालक की पहचान हो सकती है। तो 19 का आपका ए विल बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आ जाओ बात करें आप 20 क्वेश्चन की। बच्चों में समस्या समाधान कौशल बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग को बढ़ाना चाहते हो, स्किल को बढ़ाना चाहते हो आप, तो स्वाभाविक सी बात है उन्हें समस्याओं को तैयार उपलब्ध कराना साधन हो सकता है। उन्हें बुद्धि मंथन करने, सहज अनुमान लगाने का अवसर देना हो सकता है। हतोत्साहित गलत हो सकता है। कठिन समस्या से, ये गलत है, कठिन समस्या से बचने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे बाबू, और यहां पे हतोत्साहित भी नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें बुद्धि के लिए मंथन करने के लिए, सोचने विचारने का हम अनुमान लगाने का अवसर देंगे। तो 20 का यहां पे बी विल बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 21 की बात करें यहां पे, अभिकथन और कारण की बात यहां पे करें हम लोग, समझिएगा शिक्षक को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिससे सभी बच्चे सक्रिय भागीदारी का संलग्न हो सकें, ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। यह तो हो गया आपका अभिकथन। कारण सुनिए, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित हों और सीखने में सक्षम हो, भैया आपका अभिकथन और यहाँ पे कारण दोनों सही हैं। स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे 4 ऑप्शन विल बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे बात देखो ध्यान से मेरी समझिए, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? आलोचनात्मक प्रतिबिंब को महत्व पर। एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखना नहीं। अधिगम इज अ प्रोसेस, लर्निंग इज अ प्रोसेस। ठीक है, ये कोई उत्पाद कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया बाबू। ठीक है, बच्चों को अधिगम के रूप में नियंत्रण, बिल्कुल बात गलत है। सीखने में पुनर्बलन की भूमिका, ये तो आपको रटे रटाए ज्ञान हो गया। यहाँ पे अनुभवात्मक चिंतन की बात कर रहा है, अधिगम की बात कर रहा है, लर्निंग की बात कर रहा है, प्रतिबिंबित की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 7 क्वेश्चन और बात करेंगे हम लोग, आपका 30 है पेपर फर्स्ट में। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती? देखो इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिए, कई बच्चे इस प्रश्न को चैलेंज करने वाले हैं। ठीक है, कैसे? अधिगम के लिए कौन सी प्रक्रिया योगदान नहीं देती? भैया वैचारिक
वैचारिकता बिल्कुल भैया, जो कंसेप्चुअलाइज चीज होती है बिल्कुल योगदान देती है। देखो अगर हम लोग बात करें गैर प्रासंगिकरण, एक अध्यापक जब अपने क्लास में पढ़ा रहा होता है तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल देता है जो गैर प्रासंगिकरण होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो आपका एक तरीके से ये भी सही है। और संगठन और वर्गीकरण, एक बालक को कभी वर्गीकरण के माध्यम से आप नहीं सिखाओगे, अगर इसके अपेक्षा देखें तो वर्गीकरण यहां पे राइट हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग अधिगम को एक औपचारिक वे में देखें, एक फॉर्मल वे में देखें, एक स्कूल तक सीमित करके देखें, अधिगम को अर्जन से तुलना करके देखें, तो यहां पे आपका गैर प्रासंगिकरण हो जाएगा। क्योंकि गैर प्रासंगिकरण को आप क्या कहोगे, एक्विजिशन कहोगे, अर्जन कहोगे, और वैचारिकता को, कंसेप्चुअलाइजेशन को आप कहोगे अर्जन, अधिगम कहोगे। तो भैया इसका आप अगर बी लगाए हो तब भी ऑप्शन सही है, अगर आप गलती से डी लगा दिए हो तब भी यहां पे सही हो जाएगा। ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये नंबर आपको पूरा मिलने वाला है इसमें, ठीक है। चलिए, तो वैसे जो बच्चे 99% संभावना कि अगर आप सेकंड ऑप्शन लगाए हो तो राइट ही होने वाला, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें हम लोग। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और भैया ध्यान से पढ़िए और विकल्प का चयन करिए। क्या कह रहा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, पहले कारण पढ़ो। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास की एक प्रमुख की घटक है, एक कंपोनेंट है। बात बिल्कुल सही कह रहा है। अब ऊपर पढ़ लीजिए थोड़ा सा प्रश्न को जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो शिक्षक और साथी जो है भैया अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है उनको मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। बात यहाँ पे दोनों सही हो रही है, तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो यहाँ पे आपका 4 विल बी राइट हो जाएगा, ठीक है। बात करें लेव वाइगोस्की के अनुसार, लेव वाइगोस्की सबसे पहले भाषा का डेवलपमेंट, उसके बाद विचार का डेवलपमेंट। लेकिन जीन पियाजे इसका विपरीत जाते हैं, सबसे पहले विचार उसके बाद भाषा। अब देख लो, भाषा जो होती संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती, यानी सेकंड ऑप्शन विल बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, यहां पे बात करें आपका 26 क्या कर रहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं, तो मतलब अच्छा लड़का अच्छा लड़की की कब मानते हैं, प्री कन्वेंशनल पे, ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं, ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल और पोस्ट ऑपरेशनल ये बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। ये किसके टर्म्स है, तो आप कहोगे सर जेन पियाजे के। लेकिन यहां पे कन्वेंशनल और प्री कन्वेंशनल में कोई एक सही है। तो प्री कन्वेंशनल में बालक एक तरीके से दंड और आज्ञा का पालन करता है और अच्छा लड़का लड़की कब बनना चाहता है, कन्वेंशनल में। और पोस्ट कन्वेंशनल में नैतिकता का सबसे उच्च लेवल होता है। तो यहां पे आपका पहला ऑप्शन विल बी राइट, यानी ये आपका पारंपरिक स्तर, ये आपका पारंपरिक स्तर हो जाएगा जिसमें बालक अच्छा लड़का अच्छी लड़का बनना चाहता है, गुड बॉय गुड गर्ल बनना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे, खूब पढ़े हम लोग। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन, यानी ये सेकंड स्टेज की बात कर रहे हैं। पहला क्या है, संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति पहलू पर किसी चीज पे ध्यान केंद्रित कर दो। पापा ने बोल दिया कि अंदर डॉग नहीं जाना चाहिए, बिल्ली जा रही हम जाने देंगे, बस डॉग को ही ध्यान देंगे। अगर आप जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख रहे हो कि ये घड़ा है और घड़ा को भी आप फोकस करो, इसी घड़ा को तोड़ के हम मिट्टी को अलग अलग कर दें और पूछे क्वांटिटी कितनी है, कहोगे हमें नहीं पता। लेकिन आप घड़े को ही ज्यादा देख रहे हो, जिस बिंदु पे आप फोकस कर रहे हो सिर्फ उसी पे फोकस कर दिए तो क्या कहलाता है, सेंट्रेशन कहलाता है, केंद्रीकरण कहलाता है। वो क्या कहलाता है, कहोगे सर वो आपका केंद्रीकरण कहलाता है कि किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़ के सिर्फ एक विशेषता पे फोकस करना ही सेंट्रेशन कहलाता है, केंद्रीकरण कहलाता है। तो भैया ये आपका 27 का डी विल बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 28 की बात करें, समझिएगा यहां पे भौतिक वृद्धि और विकास, भौतिक वृद्धि की बात कर रहा है, यानी जो आपको फिजिकली रूप में आप देख पाओ। तो शीर्षगामी, यानी आप सर से पैर की तरफ, सफेलोकॉर्डल, मस्तका दो मुखी, इसी को कहते हैं बाबू। तो यहाँ पे आपका ये 4 होने वाला है। समीपस्थ, आंतरिक से विकास, यानी इनर टू आउटर, जिसे प्रोक्सिमल डिस्टल कहते हैं, ये आपका टॉप टू डाउन शीर्षगामी, और आपका इनर टू आउटर जिसे कहते हैं प्रोक्सिमल डिस्टल। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा बाबू। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, भौतिक वृद्धि और विकास किस सिद्धांत को पालन करता है, तो शीर्षगामी और समीपस्थ को पालन करते, याद रखिएगा, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि कैसी होती है, स्थिर, कभी वृद्धि स्थिर हो ही नहीं सकती, वो भी प्रारंभिक तो बिल्कुल भी नहीं। शैशवावस्था में वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है और जैसे बाल्य में जाते हो वृद्धि थोड़ा सा धीरे हो जाती है। तो बात जहां पे धीमी, यही ऑप्शन सही होने वाले हैं। तो सेकंड और आपका थर्ड में से कोई एक सही होगा, स्थिर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखो यहां पे बात करा, और सोच कैसी होगी, सोच यहां पे बाबू आपकी तार्किक होती है या कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, नहीं बाबू, तुरंत बाल्यावस्था में आपकी सोच तार्किक नहीं होती। अब देखो, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि क्या होती है, वो थोड़ा थोड़ा स्थिर होने लगती है।
और फिर सहसावस्था में जाके तीव्र होती है। तो यहाँ पे स्थिर और आपको स्वाभाविक सोच कैसी होती है, तार्किक होती है, लॉजिकल थिंकिंग आप लगाने लगते हो। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, कहोगे सर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहले एक तरीके से धीमी होती है, फिर कुछ हद तक आपका सोच जो होता है आत्म केंद्रित होता है, ईगोसेंट्रिज्म होता है, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हो, उसके बाद स्थिर और फिर आप लॉजिकल थिंकिंग लगाते हो। तो 29 का यहाँ पे सी विल बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन की बात कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है, एक होता आपका फाइन मोटर, एक होता आपका ग्रॉस मोटर। यहाँ पे ग्रॉस मोटर मतलब अपने पूरे हाथों से कार्य करो, फाइन मोटर मतलब अपने हाथों से कलाकारी करो। जैसे हम कह रहे लिखो राम, आप लिख रहे हो राम, हम लिखें चलो बाबू आप लिखो लिखो प्यारा, आप ऐसे लिखो प्यारा, ये क्या, ये फाइन मोटर है, लिखना एक फाइन मोटर है। लेकिन अगर आप कलम को पकड़ना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई कार्य करना, दौड़ना धूपना, ये ग्रॉस मोटर है। तो यहाँ पे देखो एक कागज को वृत्त के आकार बिल्कुल भी नहीं है, फाइन मोटर से कार्य कर रहे हो। एक कागज को बड़े आयताकार रूप में देखना, आयत के रूप में देखना, ये भी बात एक तरीके से फाइन मोटर की बात हो रहा है। बुनाई करना, आप देखते हो ना ऐसे ऐसे वो स्वेटर वुटर बीनते हैं, वो बुनाई हो गया। तैरना क्या है बाबू, आप तैरना, स्विमिंग करना क्या है, पूरे हाथ पैर का प्रयोग करते हो, तो ये क्या हो गया, तो कहोगे सर जी यही ऑप्शन राइट है। यानी स्थूल, स्थूल मतलब बड़ा, भद्दा, मोटा, तो आप कह सकते हो सर तैरना। ठीक है, तो आपका 30 का डी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं पूरे क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे, और अच्छे से समझाए तो नहीं पर आपको आंसर ही समझना था। उम्मीद करते हैं आप एक एक प्रश्न को समझ गए होंगे, अपने आंसर को मिला लीजिएगा, और जो ऑप्शन आपको भी लगता है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। उम्मीद करते हैं ये 30 क्वेश्चन बिल्कुल राइट होने वाले हैं। 30 में से आप बताओ आप कितने नंबर पाए हो। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए। बाकी जो भी आंसर की है आप कहोगे तो उनको भी डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए मोटिवेशन के साथ। क्वेश्चन अगर ज्यादा गलत भी हो गए बिल्कुल डिमोटिवेट होना बाबू, जिंदगी कोई एक है ना कि कोई एक पेपर पेन या फिर कोई हमारा एक रिजल्ट हमारी जिंदगी का निर्धारण नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक जरिया होता है आगे बढ़ने का। तो अपना ख्याल रखिए मोटिवेटर के साथ, जहां पे भी रहिए सेफ सुरक्षित रहिए। आप सभी भाई बहन को जय हिंद, जय भारत।